नमस्ते छात्रों। आज की भूगोल की कक्षा में हम भारत के अपवाह तंत्र अर्थात ड्रेनेज सिस्टम का विस्तृत अध्ययन करेंगे। यह विषय प्रतियोगी परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं दोनों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी मुख्य तथ्यों को ध्यान से सुनें और अपने नोट्स में अवश्य लिखें। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पूर्व भारत की जीवन रेखा कही जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट स्थित चिमायुंगडुंग हिमनद से होता है। अपने प्रवाह के दौरान यह विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग नामों से जानी जाती है। तिब्बत में इसे यरलुंग सांगपो कहा जाता है, जिसका अर्थ है शोधक। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर इसे दिहांग कहा जाता है और असम में यही नदी ब्रह्मपुत्र नाम से प्रसिद्ध है। जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। गंगा नदी से मिलने के बाद इसे पद्मा कहा जाता है तथा अंत में मेघना नदी से संगम के बाद यह मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ब्रह्मपुत्र भारत की सर्वाधिक जल वहन करने वाली नदी है। साथ ही इसमें जल विद्युत उत्पादन की क्षमता भी अत्यधिक है। असम घाटी में यह विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करती है। अब हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की ओर बढ़ते हैं, अर्थात वे नदियां जो पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सबसे पहले स्वर्णरेखा नदी। इसका उद्गम रांची के पठार से होता है। झारखंड का प्रमुख औद्योगिक नगर जमशेदपुर इसी नदी के किनारे स्थित है। यह प्रसिद्ध हुंडरू जलप्रपात का निर्माण भी करती है। इसके बाद आती है महानदी। यह छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी पर निर्मित हीराकुंड बांध भारत के सबसे लंबे बांधों में से एक माना जाता है। महानदी का बेसिन कृषि की दृष्टि से अत्यंत उपजाऊ है। अब बात करते हैं गोदावरी नदी की, जिसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तथा भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबक क्षेत्र से होता है। इस नदी पर पोलावरम और निजाम सागर जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं स्थित हैं। इसके बाद कृष्णा नदी आती है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। नागार्जुन सागर और श्री सैलम बांध इसी नदी पर स्थित हैं। अब बात करते हैं कावेरी नदी की, जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसका उद्गम कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। यह एक सदावाहिनी नदी है, क्योंकि इसे दक्षिण, पश्चिम और उत्तर पूर्वी दोनों मानसूनों से जल प्राप्त होता है। प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। अब हम उन नदियों की चर्चा करेंगे जो पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर में मिलती हैं। सबसे महत्वपूर्ण है नर्मदा नदी। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से होता है। यह विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच स्थित भ्रंश घाटी में बहती है। जबलपुर के निकट यह धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। सरदार सरोवर परियोजना तथा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसी नदी पर स्थित हैं। इसके बाद तापी नदी आती है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के मुल्ताई क्षेत्र से होता है। यह भी भ्रंश घाटी में बहती है। गुजरात का प्रसिद्ध शहर सूरत इसी नदी के किनारे स्थित है। गोवा की प्रमुख नदी मांडवी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। प्रसिद्ध दूधसागर जलप्रपात इसी नदी तंत्र से जुड़ा हुआ है। केरल की प्रमुख नदियों में पेरियार और पोन्नानी का विशेष महत्व है। पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। इसी नदी पर इडुक्की बांध निर्मित है, जो राज्य की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। अब आज की कक्षा का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष। पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरते समय विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसके विपरीत पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, विशेषकर नर्मदा और तापी, नदमुख अर्थात एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। तो छात्रों, आज हमने भारत के प्रमुख अपवाह तंत्र, उनकी उत्पत्ति, प्रवाह,
विशेषताओं और महत्वपूर्ण परियोजनाओं का अध्ययन किया। यदि आपको यह कक्षा उपयोगी लगी हो, तो अपने नोट्स अवश्य तैयार करें और नियमित रूप से पुनरावृत्ति करें। अगली कक्षा में हम इन नदियों की प्रमुख सहायक नदियों, बांधों और महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्यों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।